नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी से जवाब मांगा गया। ईडी की रेड में दखलंदाजी के केस में नोटिस भेजा गया। नोटिस पश्चिम बंगाल के पुलिस अफसरों को भी भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले के जो फैक्ट सामने आए हैं उन्हें देखकर पहली नजर में लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में जानबूझकर बाधा डालने की कोशिश की गई और यह मामला गंभीर है, इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है। ईडी ने कोल स्कैम के केस में 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर रेड की थी। रेड के वक्त बंगाल के डीजीपी समेत बड़े बड़े अफसर पहुंच गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंची और सारे दस्तावेज और फोन लेकर वहां से चली गई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह सही है कि किसी भी जांच एजेंसी को किसी भी राजनीतिक दल के चुनावी काम में दखल देने का हक नहीं है, लेकिन किसी भी पार्टी या किसी राज्य सरकार को भी सेंट्रल एजेंसीज के काम में बाधा डालने की परमिशन नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा, अगर इस तरह के मामलों की अनदेखी की गई तो कानून का राज खत्म हो जाएगा, देश में एनार्की फैल जाएगी। और इसके बाद कोर्ट ने ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। ईडी के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने जो 4 एफआईआर दर्ज की है, उन पर किसी भी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी की तरफ से क्या सबूत पेश किए गए, ममता बनर्जी की तरफ से बचाव में क्या दलीलें दी गई और अब इस मुद्दे पर बंगाल में सियासत कैसे हो रही है, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज और क्या क्या कहा। असल में आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी की 2 पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी। पहली पिटीशन में ईडी ने आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर में रेड के दौरान ममता बनर्जी और पुलिस अफसरों के व्यवहार को गैर कानूनी बताकर ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील की थी। आज सुबह सुनवाई से पहले ईडी के उन 3 अफसरों की तरफ से दूसरी पिटीशन फाइल की गई जो कोलकाता में 8 जनवरी की रेड में शामिल थे। ईडी के इन अफसरों ने अपनी जान को खतरा बताया और सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर समेत उन तमाम अफसरों को सस्पेंड करने का निर्देश देने की मांग की जो 8 जनवरी को रेड के दौरान ममता बनर्जी के साथ आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर में घुसे थे। दोनों पिटीशन पर जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पांचोली की बेंच ने सुनवाई की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में कानून का राज बनाए रखने के लिए इस मामले को डिटेल में सुनना जरूरी है, इसलिए जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक कोलकाता पुलिस ईडी के अफसरों के खिलाफ दर्ज केस में कोई कार्रवाई नहीं करेगी और 8 जनवरी की रेड के वक्त का सारा सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखा जाएगा। मामले की अगली सुनवाई अब 3 फरवरी को होगी। ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है, ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने, उसको स्टे किया है। इस केस में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील रखी, जबकि ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल, बंगाल सरकार और पुलिस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और कल्याण बनर्जी पेश हुए। सुनवाई करीब 3 घंटे तक चली। कपिल सिब्बल का कहना था कि ईडी की पिटीशन सुनवाई के लायक ही नहीं है क्योंकि यह जांच एजेंसी के सियासी इस्तेमाल का मामला है। बंगाल में चुनाव का माहौल है, इसलिए रेड की गई, वरना केस तो 5 साल पुराना है। ईडी ने जांच 2 साल पहले शुरू की थी। ईडी 2 साल तक क्या कर रही थी? जवाब में तुषार मेहता ने कहा,
बंगाल में इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए ईडी के रेड को चुनाव से जोड़ना गलत है। इस मामले का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि ईडी पर तृणमूल कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स जब्त करने का आरोप भी गलत है। डकैती तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस अफसरों के साथ मिलकर डाली। जांच के दौरान ममता पहुंची और सारे दस्तावेज लेकर चली गई। एसवी राजू ने कहा यह ईडी के काम में दखलंदाजी ही नहीं, सबूतों की चोरी का भी मामला है। तुषार मेहता ने भी कहा कि मामला बेहद गंभीर है। बंगाल में पहले भी सेंट्रल एजेंसीज के काम में दखलंदाजी होती रही है, लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों ने ममता बनर्जी को सबूतों की चोरी करने में मदद की, उनके ऊपर कार्रवाई करके सख्त निर्देश देना भी जरूरी है, वरना जांच एजेंसीज का मनोबल गिरेगा। तुषार मेहता ने कहा कि बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे, तब भी ममता बनर्जी उनके सपोर्ट में धरने पर बैठी थी। अब ये अफसर भी ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए अदालत को बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने का निर्देश देना चाहिए। ईडी ने तो कोर्ट में बंगाल के पुलिस अफसरों को सस्पेंड करने की मांग की, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, पुलिस अफसरों के साथ साथ ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ईडी की रेड में सबूतों को लूटने के लिए तो ममता बनर्जी पहुंची थी। नोटिस सिर्फ नहीं, ममता बनर्जी को जेल होना चाहिए और ममता बनर्जी के साथ में जितना आधिकारिक है उन लोगों को उनका पद से निलंबित करके उन लोगों को भी जेल में भेजना चाहिए। शाहजहां को जेल होगा तो ममता बनर्जी को क्यों नहीं होगा? शाहजहां तो डायरेक्ट नहीं किया, उसका जेल हुआ है, और खुद ममता बनर्जी किया, सरकारी क्षमता का दुरुपयोग करके किया। डकैती तो मुख्यमंत्री ने किया, बाकी जो सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी तो उनका साथ दिया, इसीलिए पहला दोषी तो ममता बनर्जी, और उन्होंने तो खुलेआम स्वीकार किया जो हमारा चीज है हम लेके जा रहे हैं। अरे तुम्हारा चीज तुम लेके जाओ, लेकिन ईडी को दिखाओ ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी का है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का चीज नहीं है। वो कोल घोटाला का सारे तथ्य उन्होंने लेके गया, तो इसीलिए बिना दिखा के ऐसे कोई चीज लेके जाना, ये छिनताई छोड़ के और क्या हो सकता है? इसीलिए छिनताई का मूल आरोपी है ममता बनर्जी। आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि रेड के दौरान ईडी के अधिकारियों को धमकाया गया, फिर उनके खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की गई जब रेड में शामिल अफसरों की जान को खतरा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब ईडी की पिटीशन पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, उस वक्त भी व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोर्ट में इकट्ठा होने के लिए कहा गया। सुनवाई रोकने के लिए अदालत में भीड़ जुटाई गई। अपने आरोप साबित करने के लिए तुषार मेहता ने टीएमसी नेता रमा प्रसाद हालदार के व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट्स भी कोर्ट को दिखाए, जो लीगल माइंड्स के नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया था। तुषार मेहता ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में हंगामे के कारण सुनवाई नहीं हो सकी, इसीलिए ईडी को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। इस पर जजेस ने हैरानी जताई और पूछा क्या हाई कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया था? इसी के बाद अदालत ने बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर अटैक किया। बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अपनी हरकतों से ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के ओहदे के साथ साथ पूरे बंगाल को शर्मिंदा किया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। सबको पता था ममता बनर्जी फाइल और लैपटॉप चोरी किया, आज खुलासा हुआ और मोबाइल फोन भी चोरी कर लिया। उनका साथ जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर है उनको भी कानूनी तरीके से उनको खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये शर्म का बात है। बंगाल से बहुत बड़ा बड़ा नेता देश को लीडरशिप दिया, बहुत बड़ा बड़ा नेता, उमेश चंद्र बनर्जी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, स्वतंत्रता का बाद डॉक्टर विधान चंद्र राय से लेकर बहुत सारे बड़ा बड़ा नेता बंगाल से है। बंगाल का फॉर्मेशन किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बंगाल का धरती में कोई चीफ मिनिस्टर इतना घटिया काम करता है, ये तो पूरा बंगाली समाज और बंगाल का लिए शर्म की बात।
हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और बंगाल सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से बार बार कहा कि ईडी की रेड का मकसद सियासी था। सिब्बल ने कहा ईडी को पता था कि आईपैक के पास टीएमसी के कॉन्फिडेंशियल चुनावी दस्तावेज हैं, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए ईडी ने जानबूझकर चुनाव से ठीक पहले आईपैक को निशाना बनाया। कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी की टीम सुबह 6 बजे आईपैक के ऑफिस में पहुंच गई थी। ममता बनर्जी दोपहर 12 बजे के बाद पहुंची और वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, टीएमसी अध्यक्ष के तौर पर वहां गई थी। सिब्बल ने कहा चूंकि प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी थी, इसलिए ममता बनर्जी ने वो लैपटॉप और आईफोन ले लिया। ये बात ईडी के पंचनामे से क्लियर है। इस पंचनामे पर ईडी के अफसरों के सिग्नेचर हैं, इसलिए ममता बनर्जी पर कोल स्कैम से जुड़े डॉक्यूमेंट्स उठाने का आरोप गलत है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी इस तरह सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील करके जांच की मांग नहीं कर सकती। सिंघवी ने कहा कि ईडी की पिटीशन भी मेंटेनेबल नहीं है, जबकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो आखिर ईडी को सुप्रीम कोर्ट आने की छूट कैसे मिल सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है, संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और 3 फरवरी को अगली हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के तेवर थोड़े ढीले पड़े। हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि मामला सब जुडिस है, इसलिए वो इस पर कमेंट नहीं करना चाहते। इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये पूरा लीगल कोर्ट ये सब मैटर है, उसके साथ अभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से कोई कमेंट नहीं करूंगा। दादा, टीएमसी की तरफ से ये एक लीगल मीडिया बोल के एक ग्रुप बनाया गया था, ऐसा ही आरोप है ईडी का। देखिए, उसका ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये कोर्ट हमारा डिफरेंट विंग्स है, वो क्या कह रहे थे, क्या बोला था, सचमुच क्या बोलना चाहते थे, ये हम जानते नहीं है, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का सवाल जायज है कि ममता ने ईडी के काम में दखल क्यों दिया। सब कुछ कैमरे पर है, इसलिए ममता इसे इनकार भी नहीं कर सकती। असली बात यह कि आईपैक ममता का पॉलिटिकल काम करने वाली एजेंसी है। आईपैक ममता के लिए चुनाव की रणनीति बनाती है। आईपैक ये भी जानते हैं कि ममता को फंडिंग कहां से होती है। ममता को लगा अगर ये सारी इंफॉर्मेशन ईडी के हाथ लग गई तो उनके सारे सीक्रेट सरकार के हाथ में आ जाएंगे, इसीलिए वो ईडी से टकरा गई, न कानून की परवाह की न कोर्ट की। लेकिन मेरी जानकारी है कि ममता जो छुपाना चाहती थी वो राज तो उजागर हो चुके हैं। ममता को आईपैक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगे। इस दौरान खेल हो चुका था। अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। आज बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए वोटिंग हुई। करीब 45% पोलिंग हुई। सबसे ज्यादा 50% 50% वोटिंग बीएमसी के लिए मुंबई में हुई। हालांकि जनता का फैसला कल आएगा, लेकिन विपक्ष ने आज वोटिंग के बीच ही गड़बड़ी के आरोप लगाने शुरू कर दिए। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि वोटिंग के वक्त लोगों की उंगली पर जो स्याही का निशान लगाया जाता है वो आसानी से मिट रहा है और इसके जरिए बोगस वोटिंग कराने की कोशिश हो रही है। लोग स्याही मिटाकर दोबारा वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने तो सोशल मीडिया पर स्याही मिटाने का वीडियो भी पोस्ट कर दिया। इस वीडियो में सचिन सावंत ने दिखाया कि थिनर और नेल पॉलिश रिमूवर से उनकी और उनकी वाइफ की उंगली पर लगी इंक आसानी से हट गई। इसके कुछ देर बाद उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब खुलकर बीजेपी की मदद कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की साजिश हो रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग, और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है, क्या सैनिटाइजर, नेल पॉलिश रिमूवर, तो चुनाव आयोग ने क्या एजेंसी ली है सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर की? तो ये तो सीधा लोकशाही की हत्या हो रही है। और दूसरी बात, वो जो लेटर है पोस्टल वोट, उसकी पेटी भी आज खोलने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि चुनाव
कमिश्नर जो है, आयुक्त जो है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज हमें हमारे पार्टी का एक एक प्रतिनिधि उनके कार्यालय ऑफिस में बिठाना पड़ेगा कि रोज क्या कर रहे हैं आप, हमें दे दो, जवाब दो। चुनाव आयुक्त भी नौकर है, वो क्या राजा नहीं है। विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने इसी तरह के इल्जाम लगाए और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। फडणवीस नागपुर में वोट डालकर पोलिंग स्टेशन के बाहर निकले और अपनी उंगली पर लगे स्याही के निशान को रगड़ रगड़ कर मिटाने की कोशिश की। निशान नहीं मिटा। इसके बाद फडणवीस ने कहा कि इंक मिटने को लेकर जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं वो सब अफवाहें हैं और ये काम कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता ऑयल पेंट करना है तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। लेकिन हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना ये गलत बात है। इसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी इस इशू पर बोले। शिंदे ने कहा इस अफवाह पर उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात की है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि स्याही मिटाकर दोबारा वोट डालने के आरोप बेबुनियाद हैं, इस पर यकीन न करें। वो तो पोलिंग एजेंट तो उनके भी है ना, सभी पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं। डबल वोटिंग करना है तो उसको ऑब्जेक्शन देना चाहिए और चुनाव आयोग ने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है। और मैंने भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से कहा, पूछा है तो उन्होंने कहा कि 2012 से इंक का यूज करते हैं। पहले सिर्फ वो इससे लगाते इंक बॉटल से, आज वो डायरेक्ट लगा रहे, लेकिन इसमें मार्कर से। लेकिन मेरा इतना ही है कि वो जो मतदान प्रक्रिया है पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहे और कोई भी तरह का उस नागरिकों को कोई भी उस पर शक ना आए, ऐसी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने करनी चाहिए और कोई भी इसमें से वंचित ना रहे वोटिंग से। सभी लोगों का वोटिंग का अधिकार जो है वो उनको मिलना चाहिए। जब बात बढ़ गई तो महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन के सीईओ दिनेश वाघमारे को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि महानगर पालिकाओं के चुनाव वोटर की उंगली पर निशान लगाने के लिए मार्कर पेन का इस्तेमाल करके होते हैं और ये इस्तेमाल 2011 से हो रहा है। आज भी उसी का इस्तेमाल हुआ। इससे पहले कभी गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई। आज भी लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, ये ठीक नहीं है। दिनेश वाघमारे ने कहा कि मार्कर पेन में जो स्याही होती है वो 12 सेकंड में सूख जाती है और कोई भी वोटर 12 सेकंड से पहले पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं निकलता। फिर भी अगर मान लिया जाए कि कोई इंक को साफ करके दोबारा वोट डालने पहुंचता है तो पोलिंग स्टेशन में चुनाव कर्मी होते हैं, राजनीतिक दलों के एजेंट्स होते हैं, उनकी मौजूदगी में कोई दोबारा वोट कैसे डाल सकता है। इसलिए इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ही शाई आहे, ही शाई एक्चुअली पुसली जात नाही। चुनाव में वोटरों की उंगली में स्याही लगाने के लिए मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें स्याही नहीं मिटती है। मार्कर पेन द्वारा लगाई गई स्याही लगाने के 12 सेकंड्स के बाद सूख जाती है और इस दौरान वोटर मतदान केंद्र के अंदर ही रहता है। इस स्याही को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। कुछ वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। इसको लेकर मैं कहूंगा, मतदान केंद्र में आने के बाद मतदान प्रतिनिधि वोटर की जांच करता है और उसके बाद अगर किसी भी बात की शंका होती है तो नोडल ऑफिसर इस पर संज्ञान लेता है। अगर कोई वोटर एक बार वोट डालने के बाद दोबारा सेंटर पर आता है और पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। स्याही के विवाद को साफ कर दिया गया तो काउंटिंग में PADU मशीन के इस्तेमाल को लेकर इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साफ किया कि इन मशीनों को स्टैंड बाय में रखा गया है। इनका इस्तेमाल तभी होगा जब काउंटिंग मशीन के डिस्प्ले में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आएगा। लेकिन आज राज ठाकरे ने कहा अब चुनाव आयोग सफाई दे रहा है, लेकिन सवाल यह कि अगर किसी नई मशीन का इस्तेमाल करना था तो राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी पहले से क्यों नहीं दी गई। राज ठाकरे ने कहा अब महाराष्ट्र के लोग जान गए हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, लेकिन मराठी मानुष इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।
हे मशीन कोणत्याही राजकीय पक्षाला दाखवलेलं नाहीये. बरं हे मशीन आणल्यावरती त्याचं क्लॅरिफिकेशन, त्याची स्पष्टता ही निवडणूक आयोगाने द्यायची. सत्ता पक्ष को चुनाव जितवाने के लिए ये मशीन्स लाए हैं. उन्हें जिताने के लिए जो भी करना पड़े वही किया जा रहा है. पहले डुप्लीकेट वोट्स का मुद्दा आया, फिर कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, बाद में उसे भी मान लिया गया. फिर वीवीपैट का मुद्दा आया, लेकिन उसे देखने के लिए कुछ भी मान्य नहीं किया गया. अब PADU नाम की मशीन लाई गई, लेकिन उसे भी दिखाया नहीं जा रहा. सरकार ने चुनाव जीतने का फैसला कर लिया है. जो विधानसभा चुनाव में किया गया वही अब किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. आज तक उंगली पर स्याही लगाई जाती थी, लेकिन अब इतनी शिकायत आ रही है कि सैनिटाइजर लगाने से वो स्याही मिट जा रही है. पूरा प्रशासन सत्ता पक्ष के इशारों पर काम कर रहा है और सत्ता पक्ष को चुनाव जितवाने में लगा है. फर्जी चुनावों के जरिए सत्ता में आना, इसे चुनाव नहीं कहा जा सकता. जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बयानबाजी थमी नहीं तो देवेंद्र फडणवीस ने करारा जवाब दिया. फडणवीस ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को कल नतीजे आने के बाद की जो स्क्रिप्ट पढ़नी थी वो उन्होंने आज ही पढ़नी शुरू कर दी. इसका मतलब साफ है, उन्हें यकीन हो गया कि जीत तो महायुति की ही होगी. मुझे ऐसा लगता है कि अभी विपक्ष ने नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए. ये स्क्रिप्ट घिस गई, इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, बावजूद उसके वही स्क्रिप्ट उनकी चल रही है. और इस बात से एक चीज़ बहुत पक्की हो जाती है कि हमारे इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये जीत निश्चित है. देवेंद्र फडणवीस की बात सही है कि जिन्हें हार सामने दिखाई देती है वो कभी EVM में तो कभी इंक में गड़बड़ी की बात करते हैं, वोट चोरी का बहाना बनाते हैं. आज जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें भी देवेंद्र फडणवीस की भारी जीत का प्रेडिक्शन किया गया है. कल नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी कुछ बदलेगा. हारने वाले एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, अलायंस टूटेंगे, जीतने वाले कड़वाहट भूलकर फिर से गले मिलेंगे. कल इंडिया टीवी पर महाराष्ट्र के इस महासंग्राम में हार और जीत की पूरी कहानी आप सुन सकेंगे. लोकल बॉडी इलेक्शन के चुनाव के सबसे तेज नतीजे आप इंडिया टीवी पर देख सकेंगे सुबह 10 बजे से लगातार. अब बात पंजाब की. आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहब के सामने पेश हुए. क्योंकि एक ज़माने में भगवंत मान ने अपने केश कटवाए थे, इसलिए उनकी पेशी श्री अकाल तख्त साहब के बजाय उनके सचिवालय में हुई. भगवंत मान नंगे पांव पूरे अदब के साथ जत्थेदारों के सामने पेश हुए. भगवंत मान ने कहा उनके बयानों को गलत समझा गया. वो अकाल तख्त को चुनौती देने या सिख परंपरा की तौहीन करने की जुर्रत नहीं कर सकते. भगवंत मान पर गुरु की गोलक की पवित्रता पर सवाल उठाने का इल्ज़ाम है. असल में सारा विवाद शुरू हुआ था पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी के एक वीडियो की वजह से. पिछले महीने 27 दिसंबर को जसबीर जस्सी ने गुरदासपुर के एक धार्मिक समागम में शबद कीर्तन किया. इस पर अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा जस्सी पूर्ण सिख यानी सहदारी सिख नहीं है, इसलिए वो श्री गुरु ग्रंथ साहब की उपस्थिति में शबद गायन नहीं कर सकते. इसके 2 दिन बाद ही 29 दिसंबर को उन्होंने जत्थेदार कुलदीप सिंह के बयान पर रिएक्ट किया और कहा अगर केश कटवाने वाले सिख को शबद गाने की मनाही है तो उनसे गोलक में दान भी मत लो. इस बयान पर सिख समुदाय में नाराजगी हुई. भगवंत मान के बयान को सिख मर्यादा के खिलाफ और गुरु की गोलक की पवित्रता पर हमला बताया गया. इसके बाद भी अकाल तख्त साहब ने इस मामले में भगवंत मान को पेश होने का आदेश दिया. इसीलिए भगवंत मान आज अकाल तख्त साहब के सामने पेश हुए. आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अमृतसर में थी. प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान को राष्ट्रपति को रिसीव करना था, लेकिन वो प्रेसिडेंट को रिसीव करने के बजाय जत्थेदारों के सामने पेश हुए. पेशी के बाद भगवंत मान ने कहा उन्होंने अपनी बात श्री अकाल तख्त साहब के सामने रख दी है, अब फैसला सिख साहिबान को करना है. अकाल तख्त साहब सुप्रीमो ने ते वो फैसला
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ सड़क पर जांदियां नूं नज़र आ जाए तो तां भी मत्था टेकण वाले बंदे हैं। हालांकि जत्थेदार कुलदीप सिंह ने कहा कि भगवंत मान ने अपनी गलती मान ली है और भविष्य में ऐसी गलती न करने की बात कही है। अब भगवंत मान को सजा मिलेगी या माफी, इसका फैसला श्री अकाल तख्त करेगा। श्री अकाल तख्त साहब किसी नाल वैर नहीं रखता, जो शरण आवे तिस कंठ लाए, ये बिरध स्वामी संदा। उन्होंने मन्निया भी भी सिख रहत मर्यादा बारे तुहानू पूरी जानकारी नहीं, उन्होंने मन्निया भी नहीं आ। सिख सिद्धांतां बारे, सिख परंपरावां बारे तुहानू बहुता नहीं पता, ते जेड़े गल दा नहीं पता उत्ते आपां नू, क्योंकि तुसीं सीएम हो तो फिर उत्थे नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने फील किया कि उत्थे नहीं बोलना चाहिए, जिहड़ी गल दी समझ नहीं आ। सिख समाज में श्री अकाल तख्त साहब की बड़ी मान्यता है। ये सुप्रीम है, राजा हो या रंग, सबको इसका हुक्म मानना पड़ता है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर होते हुए भी भगवंत मान जत्थेदारों के सामने एक आम सिख की तरह पेश हुए। भगवंत मान ने अपनी गलती मान ली और उन्होंने यकीन दिलाया कि जिन चीज़ों की उन्हें समझ नहीं है उस पर बोलने में वो सावधानी बरतेंगे। अब उम्मीद है कि श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार भगवंत मान को माफ़ कर देंगे और मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। आज पंजाब से एक और बुरी खबर आई। चंडीगढ़ की एक सरकारी गौशाला में 50 से ज़्यादा गायों की मौत हो गई। गायों की सड़ी हुई बॉडी से जब बदबू आने लगी तो कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग गौशाला में पहुंचे। गौशाला के हालात की जानकारी सामने आई। चंडीगढ़ की मक्खन माजरा गौशाला में सैकड़ों की संख्या में गौवंश है। सरकारी डॉक्टर हैं। गायों की सेवा के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी भी रखे गए हैं, लेकिन गौशाला के भीतर गायों की लाशों के ढेर लगे हैं। मरी हुई गायों के बीच कुछ जिंदा गायें भी तड़पती हुई मिली। गौशाला में ज्यादातर गायें बीमार और कमजोर दिखाई दी। चारों तरफ गंदगी का अंबार दिखाई दिया। गौशाला की हालत देखकर वहां पहुंचे लोगों ने चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, हंगामा किया। इसके बाद अफसर पहुंचे। गायों की डेड बॉडीज के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि गौशाला की हालत देखकर लगता है कि यहाँ गायों को सिर्फ मरने के लिए लाया जाता है। न खाने का इंतजाम है, न पानी का। कई गायों की हालत ऐसी है कि वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के नेता जितेंद्र कालड़ ने कहा कि उनकी आंखों के सामने ही कई बीमार गायों ने दम तोड़ दिया। यहाँ के हालात देखकर लगता है कि गायों के लिए जो पैसा आता है वो अफसरों की जेब में जाता है और गायें भूखों मरती हैं। जब हमने यहाँ गौवों की हालत देखी, वो आंसू निकालने वाली हालत थी। 70 से 80 गौवंश को हमने पाया। उसके अलावा जो गौवंश यहाँ अभी आप अपने अंतिम सांस ले रहे थे, उन गौवंशों को संभालने के लिए भी यहाँ पे किसी भी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी। हमने अंदर भी सारा इंस्पेक्शन किया है। कुछ गौवंश ऐसे थे जो भी जिंदा थे, उनकी आंखें भी निकली हुई थी और कुछ के आंखों में से ब्लड आ रहा था। एक बछड़ा हमें मिला जो पल्ली में लपेट के उन्हें तूड़ी में रखा हुआ था। जब हमने उसे बाहर निकाला तो सिसक रहा था। डॉक्टर्स आए, उसको सिरिंज वगैरह दिया। 5 से 10 मिनट के अंदर उसने ही प्राण छोड़ दिया। अब देखो उस बछड़े को वहाँ छुपाने का इनका क्या रीज़न था। कोई प्रशासनिक अधिकारी इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं था। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि भी अगर ये गौवंश सड़ी छोड़े हैं तो इसका एक ही रीज़न है कि ठंड के कारण ऐसा हुआ है। पर जहाँ तक हम जानते हैं कि ठंड के कारण 1-2 गौवंश का हो सकता है। 70 से 80 गौवंश 2 दिन के अंदर नहीं खत्म हो सकते। जैसे ही बड़ी संख्या में गायों की मौत की खबर फैली तो प्रशासन हरकत में आया। गौशाला की साफ सफाई कराई गई। बीमार गायों का इलाज शुरू किया गया और इसके बाद अफसरों ने सफाई दी कि जिन गायों की मौत का दावा किया जा रहा है वो सारी गायें गौशाला की नहीं हैं। मक्खन माजरा गौशाला में गायों के अंतिम संस्कार के लिए एक प्लांट लगाया गया है। इसलिए पूरे शहर से हर महीने 150 से ज़्यादा गायों के शव अंतिम संस्कार के लिए इस गौशाला में लाए जाते हैं। पिछले कुछ दिन से ये प्लांट खराब पड़ा है, इसलिए गायों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और गौशाला में शवों का ढेर लग गया। इसके बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ
तो चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी राजेश प्रसाद आज अधिकारियों के साथ गौशाला का मुआयना करने पहुंचे। नगर निगम ने गौशाला की डॉक्टर इंद्रदीप कौर के साथ कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। गौशाला में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे वेटरनरी डॉक्टर रवि सिंह ढिल्लों, स्वच्छता निरीक्षक रामलाल सिंह, ऑब्जर्वर लवली के साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी गई और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। जो इंसिडेंट हुआ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और उसको इमीडिएटली हमने रेमेडियल मेजर्स लिए हैं। जो भी यहाँ साफ़ सुथरा करने का है, उनको जो अगर कोई बीमार है गाय उसको ट्रीटमेंट देना, उसके मेडिकल फैसिलिटीज़ को है ना देना, उसके साथ ही प्रॉपर फीडिंग करना और क्लीनलीनेस सारा मेंटेन करने के लिए इमीडिएट हमने रेमेडियल मेजर्स लिए। बट जो इंसिडेंट हुआ उसमें कोई हमारा यहाँ इंसिनेटर था वो काम नहीं कर रहा था, कोई काफ़ी दिनों से है ना वो आउट ऑफ ऑर्डर था, मगर उस दौरान अगर गायों की डेथ होती है उसको प्रॉपर डिस्पोजल दूसरे मेथड से करना था। बट मुझे लगता है वहाँ कुछ हमारी डिपार्टमेंट से या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वहाँ है ना कुछ चूक रही है। ये साफ नहीं है कि गौशाला में सारी गायों की मौत लापरवाही की वजह से हुई या फिर ये वो गायें थी जिन्हें अंतिम संस्कार के लिए वहाँ लाया गया था और प्लांट खराब होने की वजह से लाशों के ढेर लग गए। इस गौशाला की जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ और भी जो गौशालाएं सरकारी पैसे से चलती हैं उन सब की इंक्वायरी की जानी चाहिए, तभी पता चलेगा क्या वाकई में सरकार से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल गौ माता की सेवा के लिए किया जा रहा है या अफसरों की जेबों में जा रहा है। अब आपको बताता हूं चाइनीज मांझे ने आज कितने लोगों की जान ले ली। आमतौर पर मकर संक्रांति पर देश में पतंगबाजी की परंपरा है, लेकिन चाइनीज मांझे के कारण पतंगबाजी अब जानलेवा साबित हो रही है। आज देश के अलग अलग हिस्सों से हादसों की डराने वाली तस्वीरें आई। कर्नाटक के बीदर में आज सुबह तेज धार चाइनीज मांझे से एक बाइक सवार का गला कट गया और बाइक सवार ने सड़क पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बीदर में संजय होसनमनी अपनी बेटी को हॉस्टल से वापस लेने के लिए घर से निकले थे, लेकिन कुछ दूर जाते ही उनका गला मांझे से कट गया, बाइक से नीचे गिर गए। लोगों ने समझा बाइक स्लिप कर गई, लेकिन करीब जाकर देखा तो मांझे से संजय का गला कटा था। लोग संजय को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे, लेकिन खून इतना बह गया था कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही संजय की मौत हो गई। तो 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ हाईवे ಮೇಲೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ। संजय बाइक चला रहे थे तो सड़क पर पड़ा मांझा उनके गले में फंस गया, जिसकी वजह से गहरा कट लगा और वो नीचे गिर गए। ज्यादा चोट लगने और खून बहने से उनकी मौत हो गई। संजय लॉरी क्लीनर का काम करते थे। वे अपने बच्चों को घर वापस लाने के लिए हॉस्टल जा रहे थे। हम चाइनीज मांझे के खिलाफ 3 दिन से अभियान चला रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदार अभी भी प्रतिबंधित मांझा बेच रहे हैं। हम फिर उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त लीगल एक्शन होगा। और मेले कठिन कानून कर्म चाइनीज मांझे की वजह से इसी तरह का हादसा सूरत में भी हुआ। सूरत में पूरा परिवार ही चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि बच्ची की मां हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है। क्योंकि आज मकर संक्रांति के अवसर पर छुट्टी थी, इसलिए रेहान अपनी वाइफ और बेटी के साथ बाइक पर घूमने निकले। जब पूरा परिवार 70 फीट ऊंचे फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहा था, उसी वक्त रेहान चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। इसके बाद बाइक का बैलेंस बिगड़ा और पूरा परिवार 70 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। मौके पर ही रेहान और उनकी बेटी अलीशा की मौत हो गई, जबकि रेहान की वाइफ गंभीर रूप से घायल है। तो उधर गाड़ी थोड़ा स्पीड में था तो एक पतंग का डोरी आ गया, तो एक हाथ से हटाने गया, दूसरे हाथ में वो उसका बैलेंस बिगड़ गया, तो गाड़ी टक्कर खा के तीनों फैमिली जो था तीनों नीचे गिर गए और गाड़ी ऊपर ही था। तो भाई और भतीजी का उधर स्पॉट डेथ हो गया। तो भाभी इधर अभी जैनब हॉस्पिटल में आईसीयू में है, उसका पैर में फ्रैक्चर है। सूरत से एक और खौफनाक तस्वीर आई। सूरत के जहांगीरपुर इलाके में कुछ बच्चे बिल्डिंग कंपाउंड में साइकिल चला रहे थे, तभी चाइनीज मांझा एक बच्चे के गले में फंसा। बच्चे ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मांझा छूटा नहीं। बच्चे की गर्दन कट गई और वहीं गिर गया और उसकी मौत हो गई। गुजरात में चाइनीज मांझे से कई हादसे हुए हैं। अरावली के चोइला गांव में 17 साल के तीर्थ पटेल की गर्दन भी चाइनीज मांझे से कट गई। ज्यादा खून बहने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
यूपी के जौनपुर में भी इसी तरह का हादसा हुआ। 40 साल के फिजियोथेरेपिस्ट समीर हाशमी की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। समीर हाशमी सुबह सुबह किसी डॉक्टर से मिलने घर से निकले थे, लेकिन लाइन बाजार इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बाइक से गिरे। गला बुरी तरह कट गया और ज्यादा खून बह जाने से समीर की मौत मौके पर ही हो गई। समीर के पिता बाजा बजाते हैं। पूरा परिवार कमाई के लिए समीर पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब चाइनीज मांझे के कारण पूरा परिवार सड़क पर आ गया। राजस्थान से भी इस तरह की 2 खबरें आई हैं। जयपुर में 10 साल का मासूम गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर शहर की खूबसूरती देख रहा था, लेकिन चाइनीज मांझे में गर्दन फंसी और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इसी तरह का हादसा सिरोही में हुआ। सिरोही में एक बाइक सवार की गर्दन चाइनीज मांझे से कटी, लेकिन वक्त पर लड़के का हाथ बीच में आ गया, इसलिए उसकी उंगलियां कट गई, लेकिन गर्दन में कट ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए युवक की जान बच गई। इस लड़के के भाई ने चोरी छुपे चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों से अपील की है कि वो ऐसा मांझा न बेचें, क्योंकि किसी दिन इसकी चपेट में उनका कोई अपना भी आ सकता है। क्रांति के पर्व पर मेरा छोटा भाई राजेश भी माली काम से सिरोही आया हुआ था। गौशाला पे चारा देने के बाद वो घर आ रहा था, तो रास्ते में आ रहा था तो चाइनीज मांझे की वजह से उसकी गर्दन कट गई और 7 टाके गर्दन के आए और उंगली बीच में लाई हाथ, तो पूरी उंगली कट गई है। उंगली के 7-8 टाके आए। तो मैं सभी व्यापारियों से एक ही बात करना चाहूँगा कि ऐसा धंधा नहीं करे कि आज जो मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा आपके परिवार में या आपके किसी के साथ में ऐसा हादसा हुआ है। आप ऐसा धंधा नहीं करें कि आपके परिवार में कल किसी के साथ ऐसा होगा, जब आपको पछतावा होगा। ऐसा पैसा कोई काम का नहीं है। ये बात सही है। चाइनीज मांझा बेचने वाले व्यापारियों को उस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कमाई जिससे किसी की जान चली जाए वो किसी काम की नहीं है, ये पाप है। और पुलिस को भी चोरी छुपे चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्ती करनी चाहिए, 2-4 उदाहरण पेश करने चाहिए ताकि लोग इससे डरें। अब मैं आपको ईरान का हाल दिखाता हूं। ईरान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और वहां करीब 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है, फ्लाइट्स बंद हैं, इसलिए वहां से निकलने में भारतीयों को बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत से लोगों ने वीडियो मैसेज के जरिए सरकार से मदद मांगी है। अब भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए रणनीति बनाई है। विदेश मंत्रालय ईरान की सरकार के साथ संपर्क में है और वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट तेहरान भेजने पर विचार हो रहा है। इस बीच ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की तादाद 3,500 को पार कर गई है। आज ईरान के शहरों में इन विरोध प्रदर्शनों में मारे गए सैकड़ों लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच अमेरिका ने साउथ चाइना सी में तैनात अपने एक और जंगी बेड़े को, अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया। इस जंगी बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट्स और दूसरे वॉरशिप्स शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ने कतर के अपने अल उदैद मिलिट्री बेस से गैर जरूरी सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। इसे ईरान पर अमेरिका के हमले की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। हालांकि टर्की, कतर और सऊदी अरब ने अमेरिका से गुजारिश की है कि वो ईरान पर हमला न करे, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के हालात बिगड़ सकते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा क्योंकि ईरान ने प्रदर्शनकारियों को सूली पर चढ़ाने का फैसला टाल दिया है, इसलिए फिलहाल वो ईरान पर हमले के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन हालात पर उनकी नज़र बनी हुई है। अगर खामेनेई की सरकार ने आम लोगों पर और जुल्म किए तो वो जरूर इंटरवीन करेंगे। We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There were supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? Crazy world. Does this mean military action is now off the table against Iran? And we're going to watch and see what the process is. But we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Is Israel still considering military action? When they say no executions, everyone is talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes. आज ईरान में प्रदर्शनों के दौरान मारे गए सिक्योरिटी पर्सन्स का भी अंतिम संस्कार किया गया।
सुरक्षा बलों के जनाजों में भारी तादाद में सरकार समर्थक लोग शामिल हुए। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए और खामेनाई के लिए जान देने की बातें कही। आज ईरान के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों से बरामद किए गए विदेशी हथियारों को मीडिया के सामने पेश किया। इनमें बंदूकें, असॉल्ट राइफल्स, मोलोटोव कॉकटेल्स और छुरे जैसे खतरनाक हथियार शामिल थे। ईरान की सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार ईरान की मिसाइल्स के प्रमोशनल वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। ईरान की सेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार है और अगर जंग हुई तो अमेरिकी सैनिक अड्डों से लेकर इजराइल के सैनिक ठिकाने भी ईरानी मिसाइल के निशाने पर होंगे। हालांकि ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका से बातचीत की पेशकश की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, वैसे तो अमेरिका से बात करने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी ईरान डिप्लोमेसी को जंग से बेहतर समझता है। ईरान ने 26 साल के इरफान की फांसी टालकर एक बड़े खतरे को टाल दिया। इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि इस फांसी के ऐलान के बाद ईरान में प्रोटेस्ट और तेज हो गए थे, सड़कों पर हिंसा और बढ़ गई थी। ट्रंप ने भी धमकी दी थी, अगर फांसी दी गई तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। असल में ईरान में जब से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, वहां की सरकार पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। शुरुआती दौर में सरकार ने प्रोटेस्ट करने वालों से समझौता करने की कोशिश की, बात नहीं बनी तो उन पर गोलियां बरसाई, लाशों के ढेर लगा दिए। इसके बाद स्टेट टीवी पर कन्फेशन के स्टेटमेंट ब्रॉडकास्ट किए। इससे आग और भड़क गई। प्रोटेस्टर्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले शुरू कर दिए क्योंकि उन्हें लगा कि ये कन्फेशन जबरदस्ती करवाए गए थे। ईरान ने पब्लिक के हमलों को अमेरिका और इजराइल स्पॉन्सर्ड बताया। इसका असर और भी खराब हुआ। अमेरिका ने इन हालात का पूरा फायदा उठाया और ईरान को बातचीत की पेशकश करने के लिए मजबूर कर दिया। अब ट्रंप ने कहा है कि वो फिलहाल ईरान पर हमला नहीं करेंगे। अगर ये पूरा मामला बातचीत से सुलझ जाए तो पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मॉडर्न वॉरफेयर बदल रहा है, इसलिए सेना भी बदले वक्त के हिसाब से तैयार हो रही है। आज आर्मी डे है। इस साल आर्मी डे की परेड जयपुर में आयोजित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड में शामिल जवानों से सलामी ली। आर्मी डे परेड में सेना के नए हथियारों को शामिल किया गया। चूंकि आजकल सेना में ऑटोमेशन पर काफी जोर दिया जा रहा है, इसलिए परेड में कामकाजी ड्रोन, रोबो और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई मिसाइल्स का प्रदर्शन किया गया। आर्मी डे परेड की सबसे खास बात थी भैरव बटालियन का प्रेजेंटेशन। भैरव बटालियन को हाल ही में रेज किया गया है। इस बटालियन की सबसे खास बात यह है कि इसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल कोर और दूसरी सपोर्ट यूनिट्स को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इस बटालियन में सेना के सभी अंग मिलकर जबरदस्त तालमेल के साथ दुश्मन पर अटैक करेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सेना ने भैरव बटालियन को यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए रेस किया है, क्योंकि जंग जब लंबी खिंचती है तो अक्सर अलग अलग यूनिट्स में तालमेल की कमी दिखती है। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की सेना मॉडर्न वॉरफेयर के लिए खुद को बदल रही है और बदलाव का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सबसे पहले हमने देखना है कि रूस और यूक्रेन वॉर में हमने क्या सीखा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम किसी भी युद्ध की लंबाई के बारे में बता नहीं सकते हैं। वो 4 दिन ऑफ सिंदूर जैसे चलेगी या 4 साल यूक्रेन रशिया वॉर जैसे चलेगी। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि टेक्नोलॉजी आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, आपको बदलाव नहीं कर सकती, आपकी जगह जाकर नहीं बैठ सकती है। तीसरी चीज़ हमने ये देखी, जो छोटी टुकड़ियाँ हैं वो ज़्यादा सफल होती हैं बजाय कि बड़ी टुकड़ियाँ के। और जब आपने टेक्नोलॉजी का बदलाव लाना है तो जो टुकड़ियाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं उनकी आप देखेंगे बदलाव में थोड़ी जो स्पीड होती है वो कम होती है, लेकिन जो नई टुकड़ियाँ खड़ी होती हैं उसमें स्पीड बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उनका कोई पीछे का ऐसा सोच विचार नहीं होता कि मैंने ऐसे ही करना है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जैसे भैरव लाए हैं, तो भैरव जो बटालियन रहेगी ये हमारी इन्फेंट्री बटालियन में जो घातक होती है या जो स्पेशल फोर्सेज, इसके बीच में बहुत गैप था। इस गैप को कवर करने के लिए हम लाए हैं। और जिस तरह से आपने इसका जोश देखा, तो एक 25 बटालियन में खड़ी कर दूँ तो मुझे लगता है मुझे इन्फेंट्री बटालियंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का जोश इन्होंने आपको दिखाया। जैसे दिव्यास्त्रा और हम शक्तिवान की बात करें तो आपने देखा कि ड्रोन जो आज है
वो आपका 400 मीटर से लेके 400 किलोमीटर क्या 800 किलोमीटर तक जाने की क्षमता रखता है। और अगर हमें ऐसे ड्रोन चाहिए जिसमें कि वो हर जगह पूरे युद्ध क्षेत्र में घूमते रहें और जहां ज़रूरत पड़े वहां स्ट्राइक करें या इन्फॉर्मेशन दें या जो भी कार्रवाई करने हैं उसके लिए वहां पर हाजिर रहें, तो अगर ये करना है तो इसके लिए हमें नया ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, क्योंकि इसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं, इसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि उसने टारगेट के बारे में समझना है, उसने उड़ाने के बारे में समझना है और उसने ये भी देखना है कि कहीं मेरा ही तो टारगेट नहीं है, मेरा ही सैनिक तो नहीं है, पार का सैनिक है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी लाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, यानी उसकी काबिलियत बहुत हाई होनी चाहिए। इसीलिए ये नए ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए हैं और ये यहाँ गाड़ी रुक नहीं रही है, बदलाव और भी आ रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जिस बदलाव की बात की वो बदलाव दिखाई दे रहा है। जंग के हालात बदले हैं, जंग के मैदान बदले हैं और जंग के तरीके पूरी तरह बदल गए हैं। अब बड़े बड़े हथियारों के बजाय छोटे छोटे ड्रोन से मुकाबला करना पड़ता है। जंग के मैदान में रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए अब हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स और हमारे बहादुर जवान, हमारे पराक्रमी अफसर वक्त के हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात मायावती की। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने आज कहा कि अब उनकी पार्टी में ब्राह्मणों को तवज्जो दी जाएगी, पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान होगा और जब यूपी में बीएसपी की सरकार बनेगी तो ब्राह्मणों का ख्याल रखा जाएगा। असल में आज मायावती का 70वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्होंने एक बुक लॉन्च की, कई इश्यूज पर बात की, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा फोकस ब्राह्मण समाज पर रहा। मायावती ने पिछले महीने यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग का जिक्र किया और कहा बीजेपी ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दे रही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो कभी ब्राह्मणों को उनका हक नहीं दिया, इसलिए ब्राह्मण समाज को अब इन पार्टियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। वो जमाना और था जब मायावती ने ब्राह्मणों का सपोर्ट लेकर बहुमत हासिल किया था और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अब ज़माना बदल गया है, राजनीति बदल गई है, समीकरण चेंज हो गए हैं। उनके अपने समर्थक भी कहते हैं कि मायावती की सोच पुरानी हो गई है, वो अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। ऐसा लगता है कि वो ज़माने से कट गई हैं, इसीलिए हर चुनाव में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। अगर मायावती बाहर निकलकर दुनिया देखें तो अभी भी उनके पास सपोर्ट है, उनमें दम है, वो पार्टी को फिर से खड़ा कर सकती हैं। और आखिर में आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर गए। आज से शुभ कामों की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने दिन की शुरुआत गौ माता की सेवा से की। प्रधानमंत्री आवास में पुंगनूर नस्ल की गायें पाली गई हैं। आज सुबह सुबह मोदी ने इन छोटी छोटी गायों को गुड़ खिलाया, चारा खिलाया और इनकी पूजा की। पुंगनूर गाय आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन इनका दूध बहुत गुणकारी होता है। मकर संक्रांति के मौके पर गायों की सेवा करने को शास्त्रों में शुभ माना गया है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी गौ सेवा करते दिखाई दिए।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और माघ बिहू की शुभकामनाएं भी दी। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। कल बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों के नतीजे आएंगे। इंडिया टीवी पर सुबह 10 बजे से आप ये कवरेज देख पाएंगे। ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास करेंगी। नीतीश कुमार कल बिहार में समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का मिशन कल से शुरू होने की संभावना है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।